नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी विकट परिस्थिति से लोग जूझ रहे हैं। प्रतिदिन चारों तरफ से कोरोना संक्रमण की सूचनाएं मिल रही है। वहीं कई लोग रिकवर होकर ठीक भी होकर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है और आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में हम आज आपके सामने लेकर आए हैं नौगछिया के शिक्षाविद सहित सह क्षेत्र के, जब क्षेत्रीय लोग अपने कर्म से, अपने काम से, अपने क्षेत्र में मतलब उनको जब लोग जानने लगता है वो खुद में एक आत्मविश्वास आता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, विशेष करें। आइए हम मिलते हैं इस नौगछिया के ही लाल और अपने जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाने वाले एक बड़े परिवार से आने के बावजूद इन्होंने अपने परिवार, अपने पूर्वजों के सम्मान को रखते हुए अपने क्षेत्र में ही अपना धरोहर के रूप में तैयार किया। आइए आज हम लोगों के साथ हैं नौगछिया के शिक्षाविद सह डीडीए एवं सावित्री पब्लिक, जो पहले डीडीए था वर्तमान में सावित्री पब्लिक स्कूल बन गया, उसके निर्देशक श्री राम कुमार साहू जी से। सर, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज़ के लाइव इंटरव्यू में। धन्यवाद वरुण जी। कैसा लग रहा है सर इस लाइव इंटरव्यू में? आप तो काफ़ी माइक पर आकर बोलते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, इंटरव्यू में कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और पहले मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, खासकर वरुण जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले ये हमारे यहाँ शिक्षक थे और इनके काम को देख के मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं कि यह आगे बढ़ रहे हैं और भगवान करे इनको उच्च श्रेणी के पत्रकार में, देश में, राज्य नहीं देश में इनका नाम हो। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और लोग छोटे स्तर से ही बड़ा होता है। जब आप काम कोई छोटा नहीं होता है, छोटे जगह से धीरे धीरे और आज तो ऐसा है कि सोशल मीडिया है कि तुरंत लोग हाईलाइटेड हो जाता है, पता चल जाता है आज हमारे ये बिछड़ गए, आज हमसे ये जुट गए। इस कारण से आजकल मिलने जुलने में और आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा देन है। इसलिए छोटे और बड़े जगह से कोई मतलब नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत आगे जाएँ। सर, आप जिस परिवार से आते हैं उसका नाम एक समय से रहा है सर, वर्षों से रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पूर्वजों के पास जो संपत्ति थी, न सिर्फ वो धन के ही क्षेत्र में, उनका अपना सम्मान था, उनका अपना कर्म था, एक क्षेत्र था बना हुआ, एक साहू स्टेट था। सर, आप उस परिवार से आते हैं और उसके बाद भी आप सर जहां आपका जन्मस्थल रहा वहां कर्मस्थल आप बना लिए। सर, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया। यह तो भगवान का देन है। और मैंने जो अपने पूर्वजों को देखा कि इतने धन रहने के बाद भी वह कितने साधारण ढंग से जिए और अपने इलाका में उन्होंने बहुत चीज़ दिया। सबसे पहले कि 1931 में उन्होंने साहू उच्च विद्यालय की स्थापना की, जिसमें कि बहुत सा ज़मीन भी उन्होंने दिया, जिसका प्रतिरूप है कि आज वहाँ एकलव्य विद्यालय है, मॉडर्न विद्यालय है, अब तो ITI बन रहा है। जब मैं अपने पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज़मीन रहने के कारण ही उन्होंने जो दिया तो यह काम वहाँ हुआ। इसलिए मैं उस परिवार का बहुत ऋणी हूँ और मैं अपने पूर्वजों को सत नमन करता हूँ। क्या बात है सर। पहला सवाल हमारा है सर, जब हमारी टीम ने आपका इंटरव्यू फाइनल किया उसके बाद से लगातार बहुत लोगों के प्रतिक्रिया आ रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आज का जो है हमारा इंटरव्यू संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू, यह 24वां एपिसोड है। यानी अगला एपिसोड हमारा सिल्वर जुबली होगा और हम लोग सिल्वर जुबली एकदम बेहद उल्लास के साथ आप लोगों के साथ लाइव मनाएंगे। यह 24वां एपिसोड है जो आज हमारे साथ शिक्षाविद राम कुमार साहू जी हैं। सर, हमारा पहला सवाल है सर कि आज शिक्षा व्यवसाय बन गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिनकी पारिवारिक स्थिति यानी परिवार के लोगों का इनकम 10,000 से कम है, वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दिने दिन और खराब होती जा रही है। क्या ऐसे में सर संभव है कि हर तरह के परिवार, खास करके जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, ऐसे परिवार के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? सर, आजकल इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा व्यवसाय हो गया है। और रही बात कि हर व्यक्ति उसको इस नज़र से देख रहा है कि शिक्षा व्यवसाय हो गया है। और हम लोगों ने जो नौगछिया को इसलिए चुना
कि यहाँ पर सभी औसत दर्जे के माने परिवार हैं जिनकी इनकम 10,000 से नीचे है, जिनकी इनकम 10,000 से नीचे है, और उसके लिए हमने स्कूल बनाया। मैंने पहले भी अपने इसमें कहा था कि मैंने यहाँ पर डीपीएस या लोयला या कोई भी अदर स्कूल के लिए नहीं, मैंने यहाँ इसलिए खोला है कि सारे व्यक्ति जो वहाँ नहीं जा सके हमारे यहाँ पढ़े, इसलिए हमने फी भी उसी स्टैंडर्ड में रखा है कि सारे व्यक्ति जो 10,000 से नीचे के भी लोग इनकम करते हैं वह अपने बच्चे को पढ़ा सकें। सर मतलब हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे जो पाठक हैं जो आपको जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जानते हैं पहचानते हैं, जो आपको बाय द फेस जानते हैं, चेहरा से जानते हैं या नाम से जानते हैं, आप अपने बारे में बताएं सर कि आपका घर कहाँ है, कहाँ आपने बचपन बिताया, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई सर? वैसे मेरा घर शाहू पर्वत था, आपने पहले भी बताया। जी जी जी। और मैंने अपना बचपन 1965 में हमारे जो यहाँ पर हमारी गद्दी थी, चौधरी साहू शिवशरण साहू के नाम से फॉर्म था, तो मेरे मझला बाबू मैंने मेरे बड़े बाबूजी व हम लोग जीबी कॉलेज के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। वह यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल टीचर मैंने प्रोफेसर के इस पर वहाँ चले गए। तो दादाजी ने हमें कहा कि दादाजी ने पिताजी को कहा कि अब जाओ, रमा वल्लभ तो वहाँ चला गया, तुम गद्दी में जाके संभलो। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं 1965 में नगछिया आ गया। तो मेरा पहले प्रारंभिक शिक्षा बाल भारती जो आज पोस्ट ऑफिस रोड के में है, मैं वहाँ से पढ़ा। उस समय हमारे टीचर थे विजय भाई जी, रणदेव बाबू, उत्तम बाबू, गंगा बाबू। और उस समय वहाँ की पढ़ाई और टीचरों में जो था, जो आपने जो पूछा हमसे कि व्यवसाय, उस समय व्यवसाय नहीं हुआ करता था शिक्षा। हम लोग प्राइवेट स्कूल, वह भी प्राइवेट स्कूल था, वह व्यवसाय नहीं था। वहाँ पर जितने भी टीचर थे वह हम लोग के प्रति बहुत सोचते थे, समर्पित रहते थे और अपना पूरा व्यक्तित्व, पूरा समय जो अच्छे बच्चे होते थे उस पर बिताते थे। उसके बाद हम लोग नगछिया हाई स्कूल चले गए। तो आज तो बड़ा दुखद समय है कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत प्रेम बाबू थे हैं, आज नहीं रहे। आज ही के दिन उनका देहांत हो गया। और हम लोग सोचे थे कि हम वरुण जी से भी बात कर चुके थे कि सर के पास चलना है, लेकिन संजोग देखिए। और उनकी छवि हमारे हर वक्त जब मैं स्कूल चलाता हूँ तो उनकी छवि हमारे चेहरे पर हर समय सामने आ जाता है। और मैं जो देखा कि उन्होंने जो अपना कर्तव्य किया, उस समय तो एक टीचर का और एक स्टूडेंट का जो संबंध होता था वह माता पिता से भी बढ़ के होता था। और हम लोग प्रेयर में जब खड़ा होते थे तो उस समय यूनिफॉर्म उन्होंने चलाया हुआ था, खाकी ड्रेस, उजला कमीज हम लोग पहन के जाते थे। जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में जो छात्र नहीं आता था तो उसकी पिटाई उसको बाहर कर देते थे और हम लोग फील्ड का चिरचिरी उखाड़ते थे। और आज अगर बच्चों को मैं कहूँगा कि चिरचिरी उखाड़ो तो उसके गार्जियन दौड़ के चले आएंगे कि आप हमारे बच्चे हमने आपके यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है कि चिरचिरी उखड़वाने के लिए भेजा है। तो उस समय स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी, छात्रों को भी अपने शिक्षकों के प्रति वह जो काम कहते थे वह हम लोग पूरी तरह से निभाते थे। आज मैं उनको सत नमन करता हूँ और उनकी छवि, उनके व्यक्तित्व का कोई तुलना ही नहीं है। तो मैंने हाई स्कूल से मैट्रिक किया, फिर उसके बाद जीबी कॉलेज चला गया, वहाँ से मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बीए किया। और एक सौभाग्य हुआ, उस समय हम लोग के प्रिंसिपल गंगाचरण कापड़ी हुआ करते थे। तो हम लोग उस समय एक टूर निकला हमारा कि आया पॉलिटिकल साइंस का कि मैंने कश्मीर जाना है। और हमको लगता है कि वह पहला ही टूर हम लोग कश्मीर लेके गए। तो उसमें वर्मा जी हमारे प्रोफेसर थे, वीरेंद्र वर्मा और शिवेश्वर बाबू। हमने कहा सर चला जाए, सर चलिए, टूर निकला है। तो और उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब कापड़ी जी ने भी बहुत मदद किया। तो हम लोग की टीम कश्मीर भी गई। तो हम लोग वहाँ गए, सब चीज़ देखे सुने। सर्वप्रथम मैं आज इस कार्यक्रम से हमारे क्षेत्र के नूर और महज कुछ ही दिन पहले हम धरोहर लाइव कार्यक्रम भी उनको लेकर आए थे। नगछिया हाई स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और इस क्षेत्र के विद्वान कहे जाने वाले प्रेम नारायण सिंह जी का आज निधन हो गया। हम इस लाइव कार्यक्रम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हाल ही में उनके जीवन का एक बहुत ही शानदार कड़ी हमारे साथ बीता है, 1 घंटे का। और कुछ ही दिन पहले हम एक धरोहर कार्यक्रम में उनको लेकर आए थे। हालांकि उनके बारे में पहले से लोगों ने लोगों को जानकारी थी कि उनका इतना उम्र हो गया वो है या नहीं। जब मैं पोस्टर वायरल किया था सर, तो लोगों को लग रहा था कि प्रेम बाबू जिंदा हैं,
प्रेम बाबू हैं। मैंने कहा कि ये लाइव प्रोग्राम चलेगा और उनके लाइव में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है जो आज भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, आप ज़रूर देखें कि आखिर क्या वो प्रेम बाबू में था, आखिर उनकी क्या पहचान थी जो नौगछिया के क्षेत्र के लिए एक इतिहास बनकर है। तो आज के लाइव में जुड़ रहे सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए कुछ लोगों के सवाल और कमेंट ले लें और लगातार सबों के सवाल आने शुरू हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि एक तरफ से सबों का कमेंट डीपी सर लिखते हैं, आप लगातार शिक्षा जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम कुमार साहू सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि वो नौगछिया में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुक्रिया। गौतम यादव लिखते हैं कि शिक्षा जगत में नौगछिया के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राम कुमार साहू जी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और वरुण बाबू को भी धन्यवाद गौतम जी। कौशल बाबू आपका यूँ चले जाना जी, बिल्कुल। कौशल बाबू के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। आज पुनः कौशल बाबू जो क्षेत्र के एक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक दिग्गज थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। हर्ष अमन सर को प्रणाम। सर एक सवाल है कि क्या नौगछिया में CBSE के 12th की पढ़ाई भी होनी चाहिए, जिसमें सर आप सब सहयोग कर सकते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया। सवाल भी सर से पूछा जाएगा। सोनी कुमारी नमस्ते सर, नमस्ते। संदीप गुप्ता मातृ दिवस की शुभकामनाएं सर, प्रणाम। नौगछिया में आप धरोहर नौगछिया में आपने धरोहर दिया है जी, बिल्कुल, शुक्रिया। सर से भी सवाल चलेंगे। मुकेश राणा लिखते हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद राम कुमार साहू जी और वरुण भाई को सादर नमस्कार, नमस्कार। सुशील गुप्ता लिखते हैं ये चैनल नौगछिया पुलिस जिला का आन बान शान है, शुक्रिया। ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे किसी भी इंटरव्यू के लिए ना पद ना पावर ना पैसा चाहिए, ये आपका चैनल है, आप जब चाहेंगे ये आप देख लीजिए। बहुतों को आश्चर्य होता है कि वरुण आपका इंटरव्यू होता है ना सेटअप ना गेटअप, कुछ नहीं, बस यूं ही आप दो आदमी बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे लिए तो सेटअप और गेटअप में हमारे लोग हैं जो अभी भी लाइव में आप लोग बने हुए हैं और हम देख रहे हैं अपने मॉनिटर से कि आप बने हुए हैं और आपके जवाब आ रहे हैं। इससे बड़ा मुझे प्यार कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोत्साहन रहेगा तो मैं आपको किसी एक बड़े स्थल से भी लाइव प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। निशीश कुमार लिखते हैं कि सर से 5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद। सर से भी सवाल पूछेंगे निशीश जी, धन्यवाद। सुबोध कुमार लिखते हैं लगातार सुंदर प्रयास के लिए प्रिय वरुण बाबुल जी और शिक्षा जगत में नौगछिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए श्री राम कुमार साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज राय लिखते हैं सर प्रणाम, सर प्रणाम। मदन मोहन वेरी नाइस लाइव शो, थैंक यू। प्रिंस राज हेलो सर। छोटू कुमार, लगातार आपके इतने कमेंट आ रहे हैं कि अगर मैं आपके सवाल और कमेंट पढ़ते जाऊं तो यूं ही 1 घंटे का समय बीत जाएगा। बड़ी मुश्किल से सर से हमने समय निकाला है। तो चलिए फिर मैं दोबारा आऊँगा तो फिर आप लोगों के सवाल लूँगा। सर बहुत लोग आपको प्यार करते हैं सर, नौगछिया क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए। आपकी सर ये नौगछिया की जर्नी कैसे शुरुआत हुई इस शिक्षा के क्षेत्र में सर? आप नौगछिया से तो जैसे आपने बताया कि आप पूर्व से नौगछिया शहर में हैं, लेकिन इस एजुकेशन लाइन में सर आप कैसे जुड़े सर, कैसे इस शिक्षा के क्षेत्र में? इसका सबसे बड़ा, अगर मैं ऋणी हूँ तो वह मेरी माँ समान, माँ स्वरूप दीप्ति मैम को देता हूँ कि मैं तो टायर का यहाँ एजेंसी था MRF का, वह चला रहा था जी। तो उनका एक सन था, एडॉप्टेड सन था, मैंने अभिजीत, वो कहीं बाहर जा रहा था तो दीप्ति मैम हमें बुलाई। उस समय हमारा वह स्कूल 3 का हुआ करता था। कहे कि राम कुमार जी यह चीज़ बहुत अच्छा है और आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा मैम तो आप तो हैं ही, आप चलाइए, हम लोग पीछे से हैं। कि नहीं, आपका साथ हमें चाहिए। तो मैं इसका श्रेय दीप्ति मैम को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में लाया। उसके बाद मैं जब काम शुरू किया तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, एक बाल भारती था, सरकारी स्कूल्स थे, नौगछिया हाई स्कूल्स थे। तो मैंने जब शुरू किया तो बहुत छोटे स्तर से इसको मैंने शुरू किया और धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। मैं बढ़ता चला गया। अब बिल्डिंग भी हो गई और मैं आगे प्रयासरत हूँ कि नौगछिया को 12 का की पढ़ाई शुरू की जाए। इसके लिए मैं और भी लोगों से बात करूँगा और हम लोगों का एप्लीकेशन का भी यह चल रहा है। ये कोरोना के कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे हो गए, नहीं तो हमको लगता है कि इस साल हम लोग को मिल जाना चाहिए था। और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद मैंने हर क्षेत्र को उसको बाद में समझा। मैंने इसका महत्व तो शिक्षा का तो बहुत है। मैंने देखा कि अगर यहाँ पर बहुत से लोग आए जिनके पास पैसे की कमी थी और उन्होंने आज जो मुझे कहता है सर कि आपका स्कूल नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता। मैंने पैसे को पहले पीछे रखा और पहले शिक्षा तब पैसा। इस कारण से और लोगों ने इसी का हमें श्रेय दिया कि सर के पास जाएंगे और मैं सारा चीज़ अपने से हैंडल करता हूँ।
और जो भी बच्चे गार्जियनों की शिकायत होती है, बच्चों की शिकायत होती है, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि तुम मुझसे डायरेक्ट मिलो। अगर कोई शिक्षक नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो उसकी मुझको कहो, मैं उनसे पूछूंगा इसका। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अब इसी क्षेत्र को अपना कर्मभूमि मान लिया हूँ, इसी में मैं आगे बढ़ जाऊँ। सर, जितने भी विद्यालय होते हैं, चाहे छोटे हो कि बड़े स्तर पर, ज़्यादातर के जो निर्देशक होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो विद्यालय में बहुत कम नज़र में आते हैं। इसका कारण यह भी है कि उनके पास बहुत सारा काम का रहता है लोड, बाहरी बहुत सारी चीज़ें की व्यवस्था करनी रहती है। लेकिन ऐसा इस क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलता है, हम लोगों को भी देखने को मिलता है। या मैं भी सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैं एक अच्छे समय तक आपके साथ रहा हूँ। आप शिक्षक के साथ साथ स्कूल की हर व्यवस्था के साथ साथ, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा से छोटा काम करने वाला क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम पर तो आप खुद हैं, स्वयं हैं, आप उनके साथ रहते हैं सर, पूरा समय विद्यालय को देते हैं। इसका क्या कारण है सर? बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जो किसी संस्था को चला रहे होंगे। एक संस्था को चलाने में संचालक स्वयं अपनी पूर्ण भूमिका देता है, इसका क्या कारण है सर? मुझे काम तो सभी को है, बहुत सी कामें होती हैं, लेकिन शिक्षा के में क्षेत्र में आने के बाद मैं जब तक अपने से उसे नहीं देखता हूँ तो या एक मैंने इसको अपना घर बना लिया, अपना परिवार। मैं सावित्री पब्लिक स्कूल को अपना परिवार मानता हूँ। उसमें एक स्वीपर भी अगर है तो उसका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा योगदान है, क्योंकि अगर वह बाथरूम साफ नहीं करेगा तो कल वह गंदा रहेगा। तो इसलिए इसमें इसके हर सदस्य को, चाहे हर शिक्षक हैं, वह तो पिता समान है, वह शिक्षा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है, माँ जन्म देती है और शिक्षक जीवन देता है। तो मैं उनके साथ रहता हूँ और जहाँ भी जो दिक्कतें होती हैं मैं उसको खुद भी, मैंने पहले भी कहा, मैं उसको खुद सॉल्व करता हूँ और सारे बच्चों को। इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ और यहीं से अपना सारा वर्क, मैंने इसको अपना कर्म क्षेत्र बनाया, यहीं से मैं अपना सारा वर्क देखता रहता हूँ। इसलिए शिक्षा पहले, उसके बाद मैं परिवार को मानता हूँ। सर, शिक्षा को ही आपने परिवार बना लिया और परिवार से ज़्यादा आप उनको अहमियत देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, कहा जाता है कि जब स्कूल का कहीं का भी जो माहौल होता है, मैं ज़्यादा सवाल स्कूल से नहीं, बाकी और भी बहुत सारे विषय हैं, आपके भी सवाल लगातार आ रहे हैं, वो भी मैं पूछूंगा। समय बहुत ही कम है हम लोगों के पास, आपको भी पता है, कोरोना काल से भी संबंधित सवाल होंगे। सर, ये जो वर्तमान में जो सर स्थिति है, आपको लगता है कि ये पहले जिस तरह से आपने पढ़ाई किया या आपके बाद का समय आया, वो स्तर शिक्षा का अब नवगछिया क्षेत्र में रहा है सर? मैंने पहले भी चर्चा किया कि हम लोग जिस समय हाई स्कूल में, नवगछिया हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो मैं देखता था प्रेम बाबू को कि अगर कोई शिक्षक नहीं आए हैं तो वह अपने से क्लास में चले आते थे और क्लास लेते थे। उनका जो समर्पण मैंने देखा, वह अपने परिवार को उतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सके, लेकिन उन्होंने स्कूल को कभी नहीं छोड़ा। वह हॉस्टल में रहते थे और उस समय शिक्षकों का जो बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति जो प्रेम था, जो बच्चा अच्छा होता था, वह अपने बच्चे को भूल जाते थे और जो बच्चा ठीक था उसको वह उनको लेकर आगे चलते थे। और अभी जो शिक्षा का क्षेत्र है, मैं सबसे बड़ा यह दोष नहीं दूंगा, काहे कि आजकल प्रोफेशनल युग है, सभी के मैंने खर्च बढ़ गए हैं, कोचिंग कीजिए, लेकिन जो कोचिंग की जो व्यवस्था यहाँ है, मैं उससे बड़ा दुखी हूँ कि अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो बच्चे आपके पास जरूर आएंगे। पहले तो एक टीचर जो थे, शिक्षक थे हम लोग के यहाँ, जितेंद्र बाबू पढ़ाते थे, उनको समय पर पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन कभी नागा नहीं करते थे, काहे कि उनका यह सोचते थे कि बच्चा आगे बढ़ेगा, यही हमारा प्राथमिक है। लेकिन आज के जो शिक्षक हैं, पहले पैसा तब प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उनको भी यह सोचना चाहिए अगर हमारा बच्चा अच्छा करेगा। गार्जियन, नवगछिया की स्थिति वह नहीं है कि आपको एक स्कूल को भी पैसा दें, टीचर हम प्राइवेट ट्यूशन भी करें, लेकिन है कि हमारा बच्चा जो मैं नहीं कर सका, मेरा बच्चा करे, इसलिए वह सारा चीज़ देने को तैयार है। मैं उन शिक्षकों से निवेदन करूँगा कि आप उस बच्चे को जरूर देखिए। अमीर बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन जो गरीब बच्चा है वह आपके लिए भगवान है, आप उसके लिए भगवान होते हैं। इस कारण से उसको देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। मेरा यही नवगछिया के शिक्षकों से निवेदन है कि वह अपने जो आपके यहाँ
जाते हैं पढ़ने के लिए उनको ईमानदारी से पढ़ाएं। पैसा तो अति आवश्यक है, वह आपको ज़्यादा मिलेगा, आपके पारिश्रमिक से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उस पर ध्यान दें कि उसकी पढ़ाई को व्यवस्था को दुरुस्त करें। सर जैसा कि सबों को मालूम है और सबों को लगभग जो क्षेत्रीय लोग हैं जानते हैं कि आप जुड़वा भाई हैं, आप ट्विंस हैं, और जिसके कारण दोनों का नाम भी बाबूजी ने या परिवार वालों ने रखा कि राम कुमार साहू, कृष्ण कुमार साहू। तो आप दोनों राम कृष्ण जो है दोनों अलग अलग युग के लोगों का नाम रखा गया। तो सर कभी बचपन से ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम दोनों भाई हैं, एक साथ एक ही क्लास में आप दोनों पढ़ाई करते थे? हाँ, हम दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ा करते थे जी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सभी कोई तो कई नौगछिया क्षेत्र कोई सभी हमें जानता ही है, बचपन से सब जानता है। और हमें सभी राम कुमार साहू और कृष्ण कुमार साहू तो जब मैं स्कूल में आया तब जाना, लेकिन मुझे बड़कू छोटकू के नाम से यहाँ सारे व्यक्ति जानते हैं। और सभी का प्रेम हमारे हुलास बाबू थे, उन्होंने भी हमें कभी आज तक बड़कू छोटकू राम कुमार जब जाते थे इतना आदर और सम्मान देते थे। मैं तो उनका मैंने बच्चा था और उनके इस सम्मान को देख के मैं उनका आज भी ऋणी हूँ कि, और मैं उनको भी नमन करता हूँ। और मैं अजय बाबू को भी नमन करता हूँ कि हम लोग तो स्कूल अलग अलग स्कूल से हैं, लेकिन उनका भी हमें स्कूल में बहुत सहयोग मिला। और मेरे छोटे भाई जो हैं उनका सहयोग तो कहना ही नहीं, जो कि आज जान रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई का हुआ। हमारे लिए अगर मैं नहीं घर पहुंचता हूं तो सबसे पहला फोन उसी का आता है, तुम कहाँ हो? अरे बड़कू कहाँ है? हमें कुछ साथी भी बोलते हैं कि अरे इतना क्या जरूरत है, हमने सुनिए। वह हमारा गार्जियन है और उसको हमसे प्रेम है, इस कारण से, नहीं तो आज तो अपने अपने को लोग नहीं खोजता। सर आप कितने भाई बहन हैं सर? हम 2 भाई 4 बहन हैं, बहनें हमारी सभी बड़ी हैं। तो सर मतलब जब मतलब दोनों एक साथ पढ़ाई किए बचपन से, लड़ाई झगड़ा भी होता होगा सर? हल्का फल्का, वैसा नहीं, हल्का फल्का होता है। तो उस समय का सर जो दौर था, जिस समय मतलब इस तरह का मतलब लोग मतलब अपने लाइफ स्टाइल को लेकर चलते थे, जीवन यापन को साथ लेकर चलते थे, तो पढ़ाई का जो है सर वो किस तरह की व्यवस्था थी आपके साथ? सर आप जैसे पढ़ाई करते थे, आप चूंकि ऐसे परिवार से आते थे जहाँ की अच्छे से अच्छे शिक्षकों को घर पर बुला के रखा जा सकता है, आपको उच्च शिक्षा देने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, क्योंकि जमींदारों का ही समय था, जमींदार लोग ही चलते थे सर। एक्चुअली हम लोग सबसे छोटे भाई थे जी। माँ हमारी बाहर भेजने को तैयार नहीं थी और उस समय बाहर जाने का प्रचलन नहीं था। गांव में भी स्कूल था, लोग यहीं से मैट्रिक करते थे। और हमारे पिताजी भी BHU से पास आउट थे, मेरे मझला बाबू रमा बल्लभ बाबू भी BHU से पास आउट थे, इलाहाबाद से उन्होंने इंटर किया था। और उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। हमारे बड़े बाबू जी रमोतार बाबू भी हम लोग को पढ़ाया करते थे, दादाजी हम लोग को देखा करते थे। दादाजी से तो बहुत कम समय मिला, 5-6 साल की उम्र में भी दादाजी हमारे एक्सपायर कर गए थे। और उन लोगों का बहुत योगदान था। और उस समय की जो शिक्षा थी और आज की जो शिक्षा है, मैं दोनों देख रहा हूँ। उस समय की शिक्षा बेसिक शिक्षा हुआ करती थी, उसमें शिष्टाचार हर चीज़ का ज्ञान दिया जाता था। एक स्टूडेंट शिक्षक को भगवान मानते थे। और आज का जो है कोई बात भी होती है, अगर सही बात भी होती है तो गार्जियन हम लोग पर चढ़ जाते हैं, हमारा बच्चा इतना अच्छा किया। तो मैंने कहा पहले अपना रिजल्ट देखो, नर्सरी से 10th तक तुम्हारा क्या बच्चा किया। तो सबसे पहले मैं गार्जियनों को यह बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को सही राह दिखलाएं और जो जानता है, जो उसकी कमी है, थोड़ा जो जितना आप दुकान में 24 घंटा देते हैं तो 1 घंटा समय अपने बच्चे को जरूर दें, क्योंकि वही आपका भविष्य है। और जब आप 1 घंटा समय देंगे तो यह जो शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा जिसको आप लोग आज बोल रहे हैं, वह तुरंत परिणत हो जाएगा वास्तविक शिक्षा की ओर। सर बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब भी दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सबों को आनंद भी आ रहा है। सर शुरू से ही ऐसा रहा है कि एक पढ़ाई जो एक शिक्षा है, एजुकेशन है, उसे 3 पैरों का स्टूल कहा जाता है।
यानी एक स्टूल जो 3 पैरों का बना हुआ है, एक पैर पर अभिभावक गार्जियन होते हैं, दूसरे पैरों पर स्कूल और शिक्षक होते हैं और तीसरे पर वो बच्चा होता है। कहा जाता है कि अगर तीनों पैर में से एक भी पैर कमजोर हो तो वो स्टूल कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आप इसे मानते हैं सर, इस सामंजस्य? 100%। तो सर एक आपको क्या लगता है सर, एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक बच्चे की रिजल्ट खराब हो जाती है तो स्थिति क्या बनता है, अभिभावक भी सीधा आरोप देता है कि बच्चे ने अच्छा नहीं किया, मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। स्कूल का भी सीधा आरोप रहता है कि देखिए हमारे यहाँ ही 10 बच्चा बेहतर कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, आप इसको घर पर समय नहीं देते। गार्जियन भी बच्चे पर थोपता है और स्कूल भी, टीचर भी बच्चे पर ही थोपता है। और वो बच्चा जो अभी बिल्कुल अंकुरित हुआ है, एक पौधा सिर्फ अंकुर गया है, वो इतना ज्यादा भार उसके सर पर दे दिया जाता है। 17 बुक 19 बुक का CW HW CCE ये वो दिस डेट इतना उसको भारी दे दिया जाता है कि वो बच्चा जो है एक भोंदू टाइप का हो जाता है। सर आपको लगता है कि ये सामंजस्य जो है, जिस बच्चे का बन पाता है वही बच्चा आगे कुछ कर पाता है, इस तीनों पैर का? आपने पहले भी मैंने बताया कि तीनों पैर की आवश्यकता है और मैं इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे कहा गया है कि पहली पाठशाला घर होता है, परिवार होता है। और बच्चे को हम लोग अपने यहाँ भी कहते हैं, मैं बच्चे को देखता हूँ तो उस परिवार का संस्कार समझ जाता हूँ कि उनके माता पिता, उनके गार्जियन कितना अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। और रही बात की शिक्षा के बिना वह अधूरा है। आज का समय दौर यह है कि अगर आप आगे बढ़ना है तो बहुत कंपटीशन है। आपको इस कंपटीशन को फेस करने के लिए गार्जियन भी उसमें लगे हुए हैं कि हम अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर कर सकें। जो रिक्शा चालक है वह भी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा करें। तो उसके लिए आपका भी योगदान, आप सिर्फ स्कूल में दे देने से आपका बच्चा अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको भी पर डे देखना है कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, उसके डायरी को तो कम से कम अवश्य देखिए। और एक यह नियम बना लीजिए कि हमें महीना में या 2 महीना में स्कूल में जाना है, टेलीफोनिक नहीं। आप तुरंत अपने समय को दुकान में बैठे हुए हैं, नहीं मन लग रहा है, टेलीफोन लगा दिए, सर हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा कि आपका बच्चा टेलीफोन पर ही है। उसके लिए आपको स्कूल आना है। हमारे बच्चे का क्या है कि वह आपका भविष्य है, वह देश का भविष्य है। उसके लिए आपको स्कूल आना है, स्कूल में आके बताना है कि हमारा बच्चा कहाँ। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं उसके साथ कहीं भी कोई भी गलत फॉर्जरी नहीं कर सकता। क्या बात है। लगातार आइए सर कुछ लोगों के सवाल और कमेंट ले लेते हैं लगातार। श्रीधर कुमार लिखते हैं कि समय के सर बहुत ही पाबंद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दीप्ति मैम के भावना के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, सभी को सम्मान देने में अग्रणी। जी बिल्कुल सर, आज तक क्या पूर्व से ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय की पाबंदी है। आज की बात ले मैं बताऊँगा नहीं, 5-10 मिनट हम लोगों को लेट हो गया, सर ही पहले फ़ोन कर दिए कि कहाँ हैं हम लोग को, जबकि ज़्यादा लोगों की टीम नहीं होता है, 2 जन ही पहुँचते हैं हम लोग। फिर भी थोड़ा सा देर हुआ कि पहले सर का ही कॉल आ गया कि कहाँ है। सर बिल्कुल समय के पाबंद है और सर का मानना भी है कि संजय जी लिखते हैं सुपर वर्क, थैंक यू। नीतीश सर लिखते हैं लगातार बेहतर, प्रिया शुक्रिया। रणवीर कश्यप बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन, शुक्रिया। प्रिंस गुप्ता प्रणाम सर को, सर आपने मेरा जीवन बना। सर प्रिंस गुप्ता सर, अब हम लोगों का विद्यालय सत्र खत्म हो गया है, अब हमें आगे का रहा कौन बताएगा। सर प्रिंस गुप्ता जो है बहुत कम उम्र का लड़का है, नौगछिया का, और इसी स्कूल का। वह काफ़ी मतलब शरारत से उसकी जर्नी शुरुआत हुई थी और एक अजब तरह का बच्चा वो शहर से, काफ़ी जगह उसकी चर्चाएं होती है। बहुत कम उम्र में वो राजनीति हो या किसी भी तरह का हो, बयानबाजी में वो कभी काफ़ी आगे रहता है। आपको लगता है कि सर ये किसी न किसी बच्चे का कौशल विकास होता है कि वो इस तरह की बात कर सकता है, अपने उम्र से बड़ा सोच सकता है? प्रिंस गुप्ता को तो मैंने बचपन से देखा है, शरारती भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वह बोलने में, इसलिए उसको मैंने हर जगह रखा कि यह आगे बढ़े। और कोई भी क्षेत्र, आज का तो आप नई शिक्षा नीति में भी यह बात आ रही है कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन यह बेसिक पढ़ाई, मैंने उसको यह समझाया कि 10, 11, 12 यह बेसिक पढ़ाई है, ग्रेजुएशन तक तो यह बेसिक पढ़ाई है, इसको करो और उसमें अपने आपका जो अलग स्किल है उसमें आप आगे बढ़ें और उसको छोड़ें नहीं। और अगर आप में बोलने की कला है
तो उसके लिए वरुण जी को देख ही रहे हैं। जी सर। सर, कहा जाता है कि 6 से 14 साल का जो आयु होता है, चूंकि आप स्वयं बच्चे के पिता हैं सर, और संयोग से मुझे लगता है कि आपके बच्चे 14 पार कर गए होंगे, तो 6 से 14 साल का जो आयु होता है वो किसी भी बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसके जीवन का। कहा जाता है कि पूरे जीवन का जो संरचना है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो 6 साल से 14 साल तक के बीच बनता है। इसलिए सरकार भी उसके शिक्षा के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर 14 साल तक शिक्षित करना चाहती है। उसकी क्या व्यवस्था है, हम उस पर नहीं बात करेंगे, हम बच्चे के 6 से 14 साल के बीच की बात करेंगे। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यही 6 से 14 साल जो बच्चों का बेहतर बनता है, जिस पर हमारा बिहार जो है यूपीएससी हो कि बीपीएससी, तो मान लीजिए हमारे यहाँ यूपीएससी तक का भी बेहतर परिणाम रहता है? देखिए, 6 से 14 नहीं, मैं तो कहूँगा जो प्राइमरी स्टेज है जी। हमारे एक टीचर ने पूछा जी। कि सर हमें सभी, कोई नर्सरी की टीचर थी, जी जी। कि सर सभी टीचर हमें कहते तुम तो नर्सरी की टीचर हो, तुम क्या जानोगी। अच्छा। तो मैंने एक मीटिंग बैठाया, जी। मैंने पूछा कि सबसे महान क्लास कौन होता है। तो किसी ने कहा 10, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा 8, किसी ने कुछ। मैंने कहा नहीं, सबसे महान क्लास होता है नर्सरी, जहाँ उसको मैंने कलम पकड़ना सिखलाया और क लिखना सिखलाया, ए लिखना सिखलाया। वही ए आगे चलकर आपको सारे शब्द को आगे बढ़ाएगा। इस कारण से बेसिक जो पढ़ाई है, जो यह 6 से 14 साल और अपने मैंने शुरुआती जीवन से इस साल को जो ढंग से निकाल लेगा, तो वह जीवन में कभी न, वह यूपीएससी उसको जीवन में कभी पीछे नहीं हो सकता है, और वह यूपीएससी निकालेगा ही निकालेगा, यह मेरा दावा है। क्या बात है सर। छोटे बच्चों में ऐसा भी, जब बहुत सारे लोगों का सवाल आया सर, कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल जो है वो हमेशा बेहतर करती है, आपकी स्कूल जो है वो हमेशा बेहतर करती है, खास करके इसका कारण है कि एक ही क्लास में 3-4 शिक्षिका आ जाती हैं और ज़्यादातर लेडीज शिक्षक ही होती है। आपको लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मैडम होती हैं, मैम होती हैं, वो सर के अपेक्षा या सर के तुलना में वो बेहतर करती हैं, या उनके पास पेशेंस होता है, क्या कारण होता है? नहीं, सही। देखिए कि जो महिलाएं होती हैं वह तो घर की नींव होती है, और छोटों बच्चों को वह जितने प्रेम से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जो वह सिखाती हैं, तो वह अपना बच्चा समझ के सिखाती हैं। इस कारण से छोटे क्लास में लेडीज़ टीचर ही, गर्ल्स टीचर ही अच्छे होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारा ही बच्चा बैठा हुआ है जिसको हमने जन्म दिया है, अगर वो शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं तो उनको लगता है कि हमारा ही बच्चा बैठा हुआ है। नहीं, हम लोग कहते भी हैं जी। जो मैंने मान लीजिए कि बहुत से मैंने कुमारी भी लड़कियां हैं, उनको भी फीलिंग हो जाती है तो नहीं, उनको मैं कहता हूं कि जब तुम हम लोग के एज में आओगी तब इसका महत्व समझ में आएगा कि हमने समाज को क्या दिया। और आपका एक बच्चा भी अच्छा करता है तो उसका आपके बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है कि वह भी आप, और उनको तो मैं कहूँगा कि उनके लिए तो यह वरदान होता है कि अपने बच्चे को वह कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं, काहे उन्होंने उस चीज़ को देखा है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, बच्चे को कैसे आगे बढ़ना है। लाजवाब, लाजवाब। बहुत ही बेबाक तरीक़ा से सर बोलते हैं, और यही चीज़ है जो आज सर इस बुलंदी पर हैं कि एक छोटे से चदरा जैसे छोटा सा एक कमरा था जिसमें सर ने स्कूल की जर्नी शुरुआत की थी दीप्ति मैम के साथ, और आज चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज के इस कार्यक्रम से मैं स्वर्गीय स्मृति शेष दीप्ति मैम को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं उनके अंतिम यात्रा तक उनके साथ रहा हूं, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार मिला है। और मैम, आप जहां भी हैं, जिस लोक में भी हैं, मैं आपके तिल वाले लड्डू को बहुत याद करता हूं, पूरे जीवन भर याद रहेगा। और बहुत सारे लोग आए अपने नौगछिया में और बहुत कुछ कर गए हैं, लेकिन आपने जो कर दिखाया है वो इतिहास है कि नौगछिया में अगर इंग्लिश मीडियम का ई आया है तो आपके कारण आया है और आपने लाया है। हम आपको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर, अगला जो है, लगातार कुछ लोगों के प्रतिक्रिया भी आते जा रहे हैं, आइए उसको भी लेते हैं। एमडी वसीम लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और लगातार घनश्याम प्रसाद लिखते हैं, ताइक्वांडो को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद सर। उमंग वर्मा सर को प्रणाम। और लगातार नीरज राज सर प्रणाम। सर, एक पहले के जो लोग थे, जिस समय सर आप भी पढ़ाई करते थे, और उस समय का भी एक पंक्ति था सर कि लोग कहते थे घर में भी समाज में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे धूपोगे तो होगे खराब। लेकिन इस
पंक्ति का अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ना तो हर पढ़ लिख कर नवाब बन रहा है और ना ही हर खेलने धूपने वाला खराब हो रहा है। खेल धूप करके गोल्ड मेडल जरूर ला रहा है सर, राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त कर रहा है। इसके बारे में देखिए, अभी तो जैसा पहला भी है जी कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं जी तो पहले आपको उस क्षेत्र के लिए जी आपको समर्पित होना है। सफलता और असफलता दोनों पहलू हैं। आप असफल हो जा रहे हैं तो आप निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको खेल में ही आगे बढ़ना है तो आपको, आज जान रहे हैं 132 करोड़ में 11 व्यक्ति खेलता है, लेकिन आजकल IPL है, रणजी ट्रॉफी है, फुटबॉल है। सारे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्राइवेट स्पॉन्सर आ रहे हैं। आप अगर अच्छा करेंगे, और धोनी एक छोटे से शहर का इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, मैंने आज सबसे सफल कप्तान में एक हो रहे हैं। इस कारण से अगर आप खेल पर ही ध्यान देना चाहते हैं, पढ़ाई ही आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वही माध्यम है जो आपको जिस क्षेत्र में है उस चुनने का मौका देगा। अगर आप खेल रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, क्रिकेट टीम बन रहा है, फुटबॉल टीम बन रहा है, तो अगर आप खेल में अच्छा है तो वह उधर आपको उस ओर ले जाएगा। लेकिन पढ़ाई आपको स्कूलिंग या अति आवश्यक है, और पढ़ना भी साथ में आवश्यक है। तभी उसके साथ धीरे धीरे वह आपको यूनिवर्सिटी बेसिस पर, राज्य बेसिस पर, स्टेट बेसिस पर, कंट्री बेसिस पर आपको आगे बढ़ाएगा। सर, पहले से अब कुछ ज़्यादा संख्या हो गई है कि खेल कोटे में और सब कोटे से लोगों को जॉब भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बाद में बताते हैं कि हम हॉकी से आए हैं, हम फुटबॉल से आए हैं। तो इन सब चीज़ों का जब पहले नहीं था सर, धीरे धीरे विकास होते जा रहा है, लोगों को जानकारी भी हो रही है। पहले तो जानकारी का भी अभाव होता था। तो सर मतलब कि और बच्चों में या उस उम्र के जो विद्यार्थी रहते हैं उनमें एक अलग तरह की भावना आ जाती होगी, जब उसको पता चलता होगा कि हम खेल से भी नौकरी पा सकते हैं, हम इनसे भी जुड़कर ये कर सकते हैं। देखिए, आज का जो दौर है, सभी व्यक्ति आज बचपन से ही सोचने लगता है कि हमको यह करना है, हमको यह करना है, और सभी जानता है कि हमें कमाना है। उसका पहला बेसिक हो जाता है कि हमको आगे चलकर, पहले क्या होता था, देश सेवा के भाव से लोग करता था, लेकिन आज का जो है पैसा को भी रखता है। हाँ, बिल्कुल। और सोचता है कि चलो इससे हम लोग यह कर सकते हैं, अपने परिवार को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं। पैसा तो बाद जब सफल होइएगा तो, अब पहले तो पैसा भी नहीं मिलता था, खिलाड़ियों को क्या मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, सब भूखे मर जाते थे। लेकिन आप छोटे से जगह में भी अगर राइज कर जाते हैं तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले मेहनत करना हो, तपस्या जरूरी है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। सर, खेल को लेकर इतना ज़्यादा सरकार भी आगे बढ़ रही है, लेकिन सर हमारा नौगछिया कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी सर खिलाड़ियों को ना तो ग्राउंड मिलता है सर, ना तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। आज भी अभिभावक किसी तरह, अभी घनश्याम प्रसाद, जेम्स जी, इन लोगों का निरंतर प्रयास रहता है, दिन रात लगे रहते हैं किस तरह कुछ करवाना है। मुझे तो लगता है कि अपने जेब से, घर से पैसा खर्च कर बच्चों को खेलने के लिए कुछ उपलब्ध कराते हैं, या बच्चे अपने घर से चंदा लेकर आते हैं, तब चलता है। ऐसा लग रहा है सर कि नौगछिया में खेल के प्रति जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कोई भी सुध ही नहीं ले रहा है। आपको लगता है कि सर धीरे धीरे इससे कि और बच्चों में अगर उत्साहवर्धन नहीं होगा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा सर? खेल सिर्फ नौगछिया के लिए बस एक यही 2-4 लोगों तक ही घूमता रहेगा सर, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है सर। मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ जी, आप खेलते थे सर? हाँ, क्रिकेट खेलता था मैं, नौगछिया टीम में भी था। जी। मैंने क्रिकेट खेला है नौगछिया। उस समय जो क्रिकेट हुआ करता था, हमारे कैप्टन प्रणब जी, CP सिंह सब हुआ करते थे। जी। तो ज़्यादा मैच तो नहीं खेला, थोड़ा मोड़ा मैच खेला। जी। और उस समय जो प्रबोध जी को मैं देखता था कि वह घर जाके हम लोग को बुलाते थे, हम लोग प्रैक्टिस बाजार समिति के ग्राउंड में करते थे और खेलते थे। और अच्छी, भागलपुर से टूर्नामेंट हुआ, बहुत जगह से टूर्नामेंट हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे हम 85 या 90 के बाद से धीरे धीरे क्रिकेट यहाँ से लुप्त होने लगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि आज खिलाड़ी कौन है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं यह सिस्टम को दोष दूंगा। आज मैं जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आप रक्तदान शिविर करते हैं, आप हार्ट का इलाज कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, इसके लिए भोजन की व्यवस्था, गरीब बैंक, तो यह बैंक बहुत चीज़ करते हैं, वह भी ज़रूरी है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान या सामाजिक संस्था अगर खेल की तरफ दे, जो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति को ना चुने,
कि जो मैंने कि जो अपना महत्व खोजता हो, आप एक संगठन ऐसा जरूर तैयार होना चाहिए। एक जो मेरा छोटा भाई घनश्याम है या जेम्स है, उसके बदौलत हम लोग टैekwondo भी जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वही तो है मैं जो बिल्कुल एक चिराग की तरह है सर। मतलब मुझे लगता है कि नौगछिया का खेल अगर है तो इन्हीं गिने चुने 8-10 लोग हैं जिनके कंधे पर है सर। तो मैं घनश्याम जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, कि उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा खेल को जिंदा रखा। हमने बहुत सा मैच, फैंसी मैच करवाया 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो नागरिक और प्रशासन, लेकिन उचित खेल हमने नहीं कराया कि जो हमारे बच्चे यहाँ पर, उसको बढ़ाएगा कौन? हमारे ही समाज के लोग। आप जान रहे हैं छोटे जगह में पैसों की बहुत दिक्कत होती है। घनश्याम बेचारा कहाँ से क्या लाएगा? वह इतना भी कर रहा है तो बहुत कर रहा है। मैं उसको बहुत वो छोटा भाई है लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वह शिक्षक गुरु है। गुरु हमारे लिए वह गुरु है यहाँ का, और उसने थोड़ा सा खेल को जागरूक रखा, नहीं तो आज तो कोई जानता भी नहीं। इसलिए मैं सभी नौगछिया वासियों से जो इतने संगठन चला रहे हैं, इतने सामाजिक, ग्रीन क्लीन, मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि खेल के प्रति एक अलग टीम बनाएं और सभी जिसको जहां तक को मदद करें कि हमारा जो यहाँ का जो बच्चा जो आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में हमें सोचना है। बहुत बहुत बड़ी बात कही सर ने कि नौगछिया की कुछ संस्थाओं को भी इसके प्रति सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही संस्था, एक ही आदमी सब काम करे, ऐसा कभी संभव हुआ ही नहीं है। लेकिन जो नौगछिया के जो कुछ लोग हैं जिनके कंधे पर खेल जुड़ा हुआ है, उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ आएं और इस पर काम जरूर करें। आज भी नौगछिया हमारा खेल के रूप में पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ से एक खिलाड़ी गए हैं। यहाँ के ही ग्राउंड पर कई लोगों ने अपनी जीवन की बड़ी बड़ी पारी खेली है। आज वही ग्राउंड, बस 1-2 ग्राउंड बचा हुआ है, किसी तरह से उसी पर खेल जिंदा है। तो आप लोगों से भी निवेदन होगा कि अगर आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हैं और आपकी पहुंच या आप वहां तक जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों का, जिनका हमने नाम का भी जिक्र किया, इनसे मिलें, पूछें इनकी समस्याओं को और इनको आगे बढ़ाएं। यह हमारा भी GS न्यूज़ का भी एक अपील है आप लोगों से। सर लगातार कमेंट आते जा रहे हैं। गौतम यादव कहते हैं राइट, सही। ब्रह्मदेव सर लिखते हैं गुड सर, थैंक यू। अतुल मिश्र बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी शुक्रिया, अतुल मिश्रा जी। राजीव प्रिंस राज हेलो सर, हेलो। सुधांशु शेखर हेलो। छोटू कुमार हेलो। विनोद रजा गुड, थैंक यू। शंकर गुप्ता हाउ डू यू सी स्कूल एजुकेशन एंड किड mental status post lockdown? Sure we will talk on दिस टॉपिक। और रविंद्र कश्यप GS न्यूज़ नंबर 1। शाहू सुधांशु सराहनीयकार। रविंद्र कश्यप सर को प्रणाम कह दीजिए मेरा। वरुण भैया बिल्कुल सर को प्रणाम हम आपका निवेदित किए हैं। सुबोध कुमार लिखते हैं श्री राम कुमार साहू जी के साथ साथ नौगछिया क्षेत्र में शिक्षा जगत में योगदान देने वाले सभी सम्मानित महानुभाव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित जनों के प्रयास से नौगछिया शिक्षा जगत में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जय बिहार जय। सर अभी भी नौगछिया की जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो लगातार सर 2-4 स्कूल के ही कंधे पर है। लेकिन सर जब स्कूलिंग समाप्त होती है, ज़्यादातर हम लोगों ने भी देखा है सर कि आफ्टर 10th +2 लेवल पर या तो गार्जियन कैपेबल नहीं हो पाते हैं, उस परिस्थिति में नहीं हो पाते हैं कि वो बच्चों को भागलपुर, पटना इत्यादि भेज सकें, क्योंकि उनका जो पारिवारिक होता है, खास करके लड़कियों में भी ऐसा देखा जाता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मजबूरन बच्चियों को खास करके सुरक्षा और सब कुछ देखते हुए, ना सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर तरह की बात करता हूँ, को देखते हुए मदन हिलिया या GB कॉलेज, बनारसी लाल में एडमिशन करवा दिया जाता है। आज भी हमारा इंटर और ग्रेजुएशन इसी 3 के कंधे पर है सर, या छोटे अब +2 स्कूलों को भी दिया गया है। कहीं ना कहीं सर यहीं पर आकर सीमित हो जाता है। 10वीं तक बच्चा जितना भी मेहनत कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मुझे लगता है कि क्षेत्र में ही रह जाता है। बहुत कम ही बच्चे आगे की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लगता है कि सर आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नौगछिया पिछड़ा हुआ है। नहीं जी, स्कूल या कॉलेज है जी, कोई स्कूल छोटा न बड़ा होता है जी, वहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी होती है जी। और सरकारी स्कूल है, बच्चा वहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। मैं तो कहूँगा वह ज़्यादा परिपक्व होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो सभी कोई लगे हुए हैं, सभी टीचर्स हैं, वहाँ टीचर भी उसको पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा आगे बढ़ रहा है वह अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है। और मैं कहूँगा सबसे पहले कि आप सेल्फ स्टडी अवश्य करें। इंटर जो है वह बेसिक पढ़ाई है, वहाँ से ही आपका रास्ता निकलता है, आप वहाँ से ही सब चीज़ चयन करते हैं। तो आप उसको आप
एक मार्गदर्शन, जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल या कॉलेज में आप नाम लिखाते हैं 11th में, जब तक आप उसके भरोसा मत रहें, क्लास ज़रूर करें। अभी क्या हो गया है, मैं देखता हूं कि कहाँ से आ रहे हैं, तो सर कोचिंग से आ रहे हैं। लेकिन स्कूल का जो बेसिक पढ़ाई है वही पढ़ाई आपको काम देगा, कॉलेजेस की जो पढ़ाई है वही पढ़ाई आपको काम देगा। और जब तक आप सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे आप भटकते रह जाएंगे। मैंने देखा बहुत सारी कोचिंग देखा, मैंने पीजी देखा, सब चीज़ देखा। आप में अगर क्वालिटी है तभी वहाँ आप आगे जा रहे हैं। अगर आप में क्वालिटी नहीं तो आपका नाम भी नहीं है, पता भी नहीं है आप कहाँ से किए हैं, फिर घुर के आप घर चले आइएगा। आपको सबसे पहला करना है कि अब आप जो स्कूल से पढ़ाई करते हैं या आप अपने कोचिंग में जाते हैं या अपने टीचरों के पास जाते हैं, तो पहले उसमें अंडरलाइन करें कि जो शब्द आपने स्कूल में नहीं जाना, आपके माता पिता के पास समय नहीं है या उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वह आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आपको उन्होंने ट्यूशन दिया या एक्स्ट्रा स्कूल के बाद आपको पढ़ाई दिया। तो वहाँ पर आप जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो हम सो जाएंगे। और जब आप रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूँ। मैं तो सभी इस बच्चों को कहता हूँ कि आप अगर एक लाइन पढ़ के भी आइएगा, उसका बेसिक समझ के आइएगा, तो जो टीचर समझाएंगे उनका कंसेप्ट आप ज़्यादा समझिएगा, आपको ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैंने तो यह देखा, एक बच्चा हमारे यहाँ विकास था, वह आलमनगर से आया था 8th क्लास में, हिंदी मीडियम से आया था। यही उस समय हमारे यहाँ हॉस्टल हुआ करता था, यही रहता था। शंभू बाबू थे हमारे, आमोद जी थे और सब टीचर थे। और वह लड़का आज एम्स में उसका एडमिशन हुआ, यहीं से वह सब चीज़ किया। तो छोटे जगह से भी आके मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, हम लोग जो एडमिशन का टेस्ट लेते हैं तो मुझे शर्म लगता है, मैं अगर कॉपी दिखलाऊंगा कि कहता है यहाँ से पढ़ के आए और कुछ लिख ही नहीं सकता। तो यह तो अपना भी दोष है कि हम या तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे सेल्फ स्टडीज करेंगे, अपने से करेंगे, तभी वह कोचिंग और स्कूल का मजा ले पाएंगे। और वह उसके बाद यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज नहीं। सर आप जैसे कहते हैं कि मतलब अपने में, सर आपने अपने बच्चों की शिक्षा कहाँ दी? एक सवाल सर बनता है ये ऑडियंस की तरह से कि जब आप सर दूसरे के बच्चों का भविष्य बनाते हैं अपने विद्यालय में रहकर, आपने अपने बच्चों की शिक्षा कहाँ कहाँ दी सर? कहाँ से? मैं इसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैंने सबसे पहले दीप्ति मैम को इसके लिए बहुत ही मैंने उनका ऋणी हूँ कि मैंने प्राथमिक से शिक्षा सभी को अपने स्कूल से दिया। अपने स्कूल से दिया? जी, क्लास 6 तक। उसके बाद मेरी लड़की, मैंने हम दो भाई में, हम दोनों भाई का परिवार जो है वह हम लोग सबको लेके चलते हैं, संयुक्त परिवार है। तो हमारी 3 लड़कियां हैं। हमारी लड़की यहाँ से 6 की DPS से, भागलपुर DPS से उसने 10 CPT 10 लाया था। उसके बाद बोकारो चिरमिया से ICOM की, दिल्ली से CPT की, फिर कलकत्ता से भवानीपुर से ग्रेजुएशन की। उसके बाद आज वह CA कंप्लीट कर गई, अभी सर्विस में है। फिर हमारी छोटी वाली, मैंने हमारे छोटे भाई की लड़की शिखा साहू, उसने भी यहीं से पढ़ाई की। वह फिर आपको यहाँ क्या कहते हैं, चिन्मया से ICOM की, शिक्षा यतन कलकत्ता से उसने ग्रेजुएशन किया और CPT भी वहीं से किया और उन्होंने भी CA कंप्लीट की। आज हैदराबाद में वो पोस्टेड है। उसके बाद छोटी वाली जो हमारी लड़की है रिया, तो वह भी यहीं से पढ़ के गई, DPS से CGP 10 लाई और उसका इंटर में ICOM में 94% था। उसी आधार पर सेंट जेवियर्स कलकत्ता में उसका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में। वह भी एक्चुरी बहुत ही हम लोग भी नहीं जानते थे, वो एक्चुरी की और अभी और भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए वह कर रही है। और लड़का जो है मेरा, जो मेरे छोटे भाई का बड़ा लड़का है, वह VIT भिलौर से पास आउट है, अभी वह बंगलोर में है। मेरा छोटा लड़का जो है वह भी यहीं से पढ़ा, वह फिर क्या कहते हैं कलकत्ता से यहाँ DPS भागलपुर से मैट्रिक किया, CGP 10 आया। उसके बाद कलकत्ता DPS रूबी पार्क से उसने इंटर किया उस साइंस से। उसके बाद उसने क्लेट भी किया। आज सिम्बोसिस पूना में जो है लॉ कॉलेज में वह 3rd ईयर का स्टूडेंट है।
सर एक तरफ से सर ने सभी बच्चों का एक लाजवाब दे दिया। सर आप पहले बेटियों का नेतृत्व किए हैं, मतलब नेतृत्व करने का मतलब होता है कि पिता जब एक मतलब एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक पिता बनने के बाद जो है हर आदमी को लगता है कि हम अपने बेटे और बेटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं किया। बेटियों को पहले जन्म ली कोख में तो उसको पहले मौका दिया, और ये बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं सर कि बहुत कम समय में आपने जिस तरह से सबों का परिचय दिया, सब अपने अपने जगह पर हैं। तो ये सबसे बड़े इसका श्रेय किसको जाता है सर? आपको लगता है कि आपने सबका रास्ता सिर्फ दिखाता है, सबको रास्ता दिखा दिया आपने, सिर्फ मतलब कि यहाँ से तुम यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ जाना है, तो लगभग सभी लोगों का जो है जुड़ाव वो यहीं से है, नौगछिया से है। आप चाहते तो सर बाहर भी पढ़ा सकते थे। इसमें मेरी माँ का, सावित्री देवी जिनके नाम से स्कूल है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वह आईकॉम की थी उस समय में, और मेरी माँ अपने पोता पोती पर बड़ा ध्यान दिया करती थी। वो घर से जब यहाँ जाती तो मैंने कहा ना कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि बड़े स्कूल में हमें नहीं लगता है कि प्राथमिक से ही शिक्षा उसको अपने घर में देना चाहिए। मैंने वही किया। उसके बाद तो उसके साथ दो दादी थी, एक मेरी उसकी अपनी दादी थी, एक दीप्ति मैम दादी थी, तो दोनों पूरा परस्पर ध्यान दिया करती थी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे सारे बच्चे, और मैं अपनी माता का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने हम लोगों को भी बड़ा अनुशासन के साथ रहना सिखाया। और आपने जो कहा समय, तो जो व्यक्ति कहता है कि समय चूक गया वह सब चीज़ चूक जाता है। इसलिए मैं समय से पहले मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ। आपने जो समय दिया मैं उस समय पर हाजिर हूँ। आप आए कि नहीं आए इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। चलिए सर, बहुत लगातार बहुत सारे सवाल हो रहे हैं शिक्षा से जुड़े, बस मैच कुछ मिनट का ही इंटरव्यू शेष रह गया है। और सर एक सवाल है सर, आप इतने सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं, हर जगह आपकी भागीदारी रहता है, जो आपको आमंत्रित करता है आप पहुंच जाते हैं। सर आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या सर? जी ना। तो सर जुड़ने का कोई इरादा है किसी पार्टी? अभी जो वर्तमान में देश की स्थिति है सर राजनीतिक, चूंकि हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या उनके विचारों से जरूर सहमत रहता है या विचारों को मानता है या चलता है सर। देखिए, जब मैं शिक्षा में आया तो मेरा एक ही राजनीति रह गया, शिक्षा। क्या बात है। इसलिए मैंने इसी को अपना कर्म समझा। इसलिए और शिक्षा में न तो किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी पार्टी, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं हमारे पास, सभी जाति के लोग हैं। जो हमारे लिए वही सबसे महान है, जो हमारा सबसे अच्छा विद्यार्थी है, जो और वही धनी भी है। इसलिए मैं उसको ही अपना कर्म मानता हूँ। वही मेरी हम लोग तो ये हैं, क्या कहते हैं, मतलब सभी धर्म, सभी जाति के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। इसलिए मैं पार्टी से जुटना नहीं चाहता हूँ। मेरा कर्म है शिक्षा, मैं इसलिए शिक्षा पर ही काम करूँगा। सर आप मोदी जी को पसंद करते हैं सर? देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, तो काट देना। अभी तो मोदी जी को सारा देश पसंद कर रहा है ना। तो उनका जो कार्यशैली है, तो कहीं मैंने मान लीजिए कि जब विपत्त परिस्थिति आती है, अभी कोरोना काल है, या तो प्राकृतिक देन है, लोग मोदी जी को दोष दे रहे हैं, कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है, तो हम लोग तो कर्तव्य निभा नहीं रहे। मैं आज 7 बजे सुबह देखा कि उसी तरह से भीड़ है सब जगह, लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो पहले हम अपने आप को सुधारेंगे तब देश अपने सुधर जाएगा, नेता भी सुधर जाएंगे। इसलिए मोदी जी तो मान लीजिए कि सबको अभी सभी कोई लाइक कर रहा है, तो हम लोग भी लाइक करते ही हैं। सर आप नीतीश कुमार के कार्य से आप संतुष्ट हैं सर? बिहार सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं वो आपको संतुष्ट करता है सर? उनका जो पहला 5 साल था वह एक सुशासन लगता था। अभी परिस्थितियां भी माने विपरीत हैं। अभी तो सब चीज़, अभी तो जो भी चीज़ है सभी हालात ख़राब हैं कोरोना काल में। लेकिन यह भी चाहते हैं कि हम राज्य को कुछ दें, राज्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि अभी तो कोरोना जब तक समाप्त नहीं होगा तो हर चीज़ तो अव्यवस्थित रहेगा। तो पसंद तो मैं करता ही हूँ उनको।
सर अब महज 5 मिनट का इंटरव्यू हमारा शेष रह गया सर। सर कुछ सवाल हैं जो हमारी टीम ने तैयार की, और जिसमें सर एक सवाल है कि नौगछिया में जो है कोरोना काल के बाद स्थिति बिगड़ते गई, बहुत सारे इसमें लोग रक्षक भी बने और बहुत भक्षक भी बने। कोरोना काल 2020 तो पूरी तरह से तबाही लेकर आया, लेकिन उसका जैसे 2021 में आया, जैसे चाइनीज़ कोई मोबाइल आता है तो उसका एक प्रो वर्जन आ जाता है, एक दोबारा एक दूसरा ट्रायल आ जाता है सर। कोई मोबाइल आता है तो नोट 9, नोट 8, नोट 7, फिर उसका एक प्रो आ जाता है, वही आ गया कोरोना प्रो। और 2021 में अभिभावक को पूरी तरह से तोड़ दिया, मतलब पूरी तरह से झकझोर दिया। इस स्थिति में सर बच्चे के गार्जियन कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे सर? ऑनलाइन एजुकेशन आपको क्या लगता है सर, कितना प्रतिशत सफल है आपकी निगाह से? देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जी। छोटे जगह में ऑनलाइन चलाना कितना कठिन है जी। या तो सभी या और यहाँ के जो गार्जियन हैं वह तो आप जान रहे हैं कि एवरेज हैं, और किन्हीं का 3 बच्चा है, किन्हीं का 4 बच्चा है, किसी के पास बोलता है सर हमारे पास तो एक के मोबाइल है। तो हमने कहा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो ऑनलाइन व्यवस्था तो यह बेपल की व्यवस्था है, यह भी ज़रूरत है। और उसमें हम लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कहा कि हम लोग व्हाट्सएप पर सारी सामग्री आपको भेजा करेंगे, जिनके पास नहीं है असाइनमेंट भी देंगे, है ना। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा यह तो विपरीत परिस्थिति है, तो दोनों को समझना होगा। ऑनलाइन व्यवस्था यह वैकल्पिक व्यवस्था है। ऑफलाइन में क्या होता है कि वहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों आमने सामने होते हैं। हम लोग जैसे मान लीजिए हल्ला हुआ, म्यूट कर दिए उनका आवाज़, उधर से वह कुछ पूछना भी चाह रहा है तो हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन क्लास में क्या है कि वह डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट होता है। और उसके बाद क्या है कि टीचरों में जो उत्साह आना चाहिए, ऑनलाइन में वह उत्साह नहीं आ सकता है। टीचर का उत्साह होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट उससे सकारात्मक सवाल पूछेगा तो ऐसा जो शिक्षक हैं वह उसको और दुगुने उत्साह के साथ उनको बताएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था यह वैकल्पिक व्यवस्था है। तो एक बात है कि दुखदायी समय बड़ा कष्टदायी होता है, इसमें सभी को पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए हम ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसका स्टूडेंट और गार्जियन किस तरह से फ़ायदा उठाएं, या उनको भी सोचना है। हम लोग तो मान लीजिए कि अपना इधर काम किए जा रहे हैं, उधर से कोई माने सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। सब चीज़ को आप पैसे से मत जोड़िए। आपका मन जिस तरह से आप खाना खा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में 4 बजे भोरे आ रहे हैं, दुकान आपकी बंद है, तो कैसे कर रहे हैं? अगर शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो आपका हर चीज़ समाप्त हो जाएगा। इस कारण से इसको भी, उसमें स्कूल वाले को भी सोचना चाहिए कि गार्जियन में जो विपद परिस्थिति पड़ी है तो थोड़ा सा मान लीजिए फीस में 19-20 करके इसको मैनेज करना चाहिए। हम लोगों ने किया, पिछले साल बहुत मैनेज किया। आप आके देखेंगे तो हमने बहुत मैनेज किया। बहुत गार्जियन बोल भी नहीं सकते हैं, सारे को हमने मैनेज किया कि चलिए आप भी बचिए, हम भी बचे, हमारा शिक्षक बच जाएगा। और शिक्षक को बचाना तो बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मैं गार्जियन से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वह शिक्षकों के लिए स्कूल को जरूर, उसके बाद स्कूल अपना मैनेजमेंट अपना ही करेगा। आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मैं उससे 4 गुना सहयोग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब महज 2 मिनट का शेष रह गया सर। सर मतलब अब हम थोड़ा सा आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे, क्योंकि सर लगातार बहुत सारे सवाल चल रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन सब कुछ। सर मतलब शुरुआती से ही दौर से आप किन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं सर? किनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं सर? पढ़ाई से ही, जब से आप पढ़ते थे सर, आप किनको फॉलो अप करते थे कि इनकी लाइन, इनकी बातें कहीं ना कहीं हमको हिट करती? देखिए, पहले तो पिताजी का, माँ, मेरी माँ का, प्रेम बाबू का, और मैं दीप्ति मैम का एक नहीं था, लेट मी फिनिश फर्स्ट। यह शब्द हमारे में बहुत बदलाव लाया। अगर आप आधी अधूरी बात को सुन के जवाब देंगे तो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति के, दीप्ति मैम का जो लेट मी फिनिश फर्स्ट, यह हमारे जीवन को बदल के रख दिया। इसलिए मैं सभी की सारी बातें सुनता हूँ और तब मैं जवाब देता हूँ। तो इसलिए मैं दीप्ति मैम को ही कहूँगा, वो मेरी रोल मॉडल है। क्या बात। सर आपकी एक पंक्ति थी जो मुझे भी सुनने को मिला, मैं भी उसे मानता हूँ कि गलतियाँ
सबों से होती है और गलतियां ही यह बतलाती है कि कार्य किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि गलती वही करता है जो काम करता है, निकम्मों को क्या पता कि गलतियां क्या होती है। ये आप पंक्ति बराबर बोलते हैं, गलती वही करता है जिससे काम होता है। और हम भी गलती करते हैं, कोई भी गलती करता है वही कर सकता है जो काम करता है, जो करता ही नहीं है उससे क्या पता कि गलती क्या सही क्या। ये क्या पंक्ति है सर, ये क्या सार है इसका? हम लोगों ने भी बहुत बार सुना आपके मुख से। देखिए, हम जब निकम्मा होंगे या घर कोई काम नहीं करेंगे तो हमसे गलतियां ही नहीं होंगी। लेकिन जब काम करेंगे तो इसकी चिंता क्यों करें कि हम पास करेंगे कि फेल करेंगे। हम काम करेंगे, परीक्षा देंगे तब ना पास करेंगे और फेल करेंगे। जब परीक्षा ही नहीं देंगे तब तो हम तो फेल हैं ही। इसलिए गलती के लिए नहीं, गलती सभी से होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो गलती नहीं किया है। जो उसको सुधार लेता है वह महान हो जाता है। लाजवाब, लाजवाब सर, लाजवाब अंदाज है। आलोक आहूजा लिखते हैं, बेबाक अंदाज और बेमिसाल व्यक्तित्व सर की यह पहचान का मैं कायल हूँ। आगे ऐसे ही अनुमंडल को लेकर चलेंगे, उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। और लगातार जो है बहुत लोगों के कमेंट एक बार फिर अच्छा, एक बार जी बिल्कुल सर, एक सवाल है बहुत सारे अभिभावक का कि सर जो लॉकडाउन का समय आया या ऑनलाइन एजुकेशन पर आया, बहुत सारे स्कूलों का अभी भी है सर, मैं 2 मिनट बात करेंगे सर। बहुत सारे अभी भी भागलपुर जिले के भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, स्थान नहीं बताऊंगा, जो अभी तक अपना स्कूल का फी वही चार्ज रखे हैं जो डेली वाला है, जिसमें लेबोरेटरी, खेल, जनरेटर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, जिन चीज़ों का कंप्यूटर का मैं मानता हूं ऑनलाइन में कार्य किया जा सकता हो, सर्वर, फर्स्ट एड, मतलब बहुत सारे ऐसे चार्जों को स्कूल जोड़ के रखा है जिसका कि दूर दूर तक बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे तो बच्चे सर प्लेग्राउंड में कौन सा खेल खेल लेंगे, बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो वो लेबोरेटरी में कौन सा प्रैक्टिकल कर लेंगे, बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो वो कौन सा स्कूल का फर्स्ट एड यूज कर लेंगे, या तरह तरह की चीज हैं। और इन लोगों का मिश्रण करके एक जो हाई चार्ज बनता है वो आज भी ऑनलाइन के नाम पर प्रत्येक माह लिया जाता है। सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस स्थिति में जहां लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये गलत हो रहा है सर? स्कूल, प्राइवेट स्कूल के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है। सही है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है जी। देखिए, अभी सभी स्कूल को यह सोचना चाहिए कि हमारे शिक्षक और हमारा स्कूल का, स्कूल को बहुत लिबिलिटीज होती है, लोन है, हाउस रेंट है, मान लीजिए है, सबको आप जोड़िए। और सबसे बड़ा, अभी कमाने की बात को मत सोचिए, अभी हम शिक्षक कैसे बचें, स्कूल कैसे बचे और बच्चे को किस पढ़ाई कैसे दिया जाए, इस बारे में सोचिए। उसका एक कैलकुलेशन निकाल के जो निदान बनता है, जो एक मिनिमम चार्जेज होता है, वही लेना चाहिए हम सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सर भी इस चीज़ को मानते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्यालय ने सीधा बात काट दिया कि सरकार के द्वारा जब कानून नहीं आ सका, नियम नहीं आ सका, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है, मैं मानता हूं, मैं लोगों को देखता हूं या जानता हूं, तो मैं ही नहीं, सर भी इसी क्षेत्र के हैं, दिन रात अभिभावक से मिलते हैं। मैं भी बहुत लोगों की जब कभी सिफारिश करता हूं तो सर भी एक बार में मान लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं एक लास्ट में आपसे जानना चाहता हूं सर, सरकार जो BPL लेकर आई स्कूलों में, क्या वो स्कूल के लिए सही निर्णय था या नहीं सर, स्कूल को लेकर? सर देखिए, सरकार के निर्णय को तो हम लोग काट नहीं सकते हैं, सरकार का निर्णय तो जो है सही है जी। लेकिन अभी क्या है, हम जो देखते हैं जी, कि जिनके पास गाड़ियां हैं, सभी चीज़ हैं, उनके पास BPL कार्ड है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यह तो सरकार को सोचना है। और स्कूल को अगर दिया रहता, BPL का तो कार्ड है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सारा खर्च करते हैं, सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए BPL खोजते हैं, तो मान लीजिए उसमें जो उचित में जो BPL हैं, जी बिल्कुल, या उचित में जो BPL है वो छूट जाते हैं। स्कूल पर तो दबाव है, सरकार की बातों को मैं नहीं काट सकता हूँ, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे पास आज बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने पैसे से बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सा व्यक्ति है जो अपने पैसे से खर्च के स्कूल बना, बाल भारती बनाया, साहू उच्च विद्यालय बनाया। क्यों बनाया? इसलिए ने बनाया कि चलो भाई यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। तो BPL अगर सही मायने में जो BPL है उसका आप लोग ये करें तो उसमें हमें भी आनंद लगेगा कि कोई सोना का चेन पहन के आते हैं, कहते हैं सर हम BPL हैं, उनको गाड़ी से उतरते हैं तो हम BPL हैं, लेकिन हम उसको काट नहीं सकते हैं।
उनको भी यह सोचना चाहिए कि जो हमारे समाज में उचित में बीपीएल के लायक है उसका एडमिशन जरूर कराएं। सरकार की यह नीति तो अति आवश्यक बहुत अच्छी है कि गरीब जो है वह कहाँ से पढ़ेंगे, वह भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन उसके लिए चुनाव हम आपको करना। क्या बात है, लाजवाब बात है सर ने कही कि आप उन्हें मौका दें, उन्हें अवसर दें। सर अंत में कुछ आप संदेशा देना चाहेंगे इस कोरोना लॉकडाउन में अभिभावक को, जो आपको देख रहे हैं, जो बच्चे जो स्कूल से जुड़े हुए भी हैं या स्कूल से नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो अभिभावक बच्चे आपको देख रहे हैं इस कोरोना काल में, इस लाइव में, उन्हें कोई संदेश आप देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तो बहुत सी विषम परिस्थितियां हैं। बहुत से लोगों का तो रोजगार चला गया, बहुत लोग हैंड टू माउथ हो गए। हम भोजन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सब चीज़ अच्छा है, लेकिन आप उसके घर में जाके देखिए कि क्या हाल है। और इसमें पेशेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुख की घड़ी बहुत कष्टदायक होती है। जो व्यक्ति इसमें जीतेगा और अपने धैर्य को बना के रखेगा, इसमें बहुत सी नेगेटिव बातें भी आती होंगी, हम लोगों को भी आती है। हम लोग जब सोने जाते हैं तो बहुत सी नेगेटिव बात आती हैं, तो उसको हम लोग दरकिनार करते हैं। तो अभी आप मान लीजिए कि अभी आप किसी से मिलना भी नहीं है। अगर आप अकेले पड़ जाएंगे, आप सभी अपने रिलेशन से मोबाइल से बात करें, सभी को सांत्वना दें और अपने आप को हर काम में इंगेज रखें, अपने घर में इंगेज रहें और नेगेटिव बातों को माथे में नहीं आने दें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। यह दिन तो मान लीजिए अगर ऐसा दिन रहेगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, इसको जाना है। लेकिन है क्या कि यह इतनी बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, इसमें पेशेंस और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा, धैर्य बनाए रखिए और अपने आप को, जो सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसको ज़रूर मानिए। आपको हर जगह पुलिस नहीं आएगी, डंडा दुगो खा लीजिएगा, कहिएगा कि क्या होगा। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, तभी यह, और जब आप पेशेंस बनाइएगा तभी यह कोरोना भागेगा। तो लगातार लाइव में हम बहुत तरह तरह के विषयों की चर्चा कर रहे थे। सर भी बेबाक अंदाज से बोलते हैं, ऐसे तो कई घंटों तक चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं। मैं एक बार समय देकर मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के कमेंट ले लूं। आप लोगों के लगातार एक बड़े बड़े गौतम यादव जी बहुत बड़े बड़े लिख रहे हैं। मैं आपसे हृदय से धन्यवाद देता हूं। और कोरोना से जो जंग हमारा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान का चल रहा है, बिहार का चल रहा है, हम लोग जंग निश्चित जीतेंगे और फिर इस पर बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, धमाके के साथ हम लोग फिर अपने वर्तमान जीवन में आ जाएंगे, बिल्कुल उसमें। और प्रिंस गुप्ता भी बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं। प्रिंस, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है सर के द्वारा। उम्र, अपना स्थान और अपनी शिक्षा, इस तीनों का एक पहले पायदान तैयार कर लें, फिर आप अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट आते जा रहे हैं। समय हो चुका है विदा लेने का। मैं बहुत ज़्यादा देर आप लोगों का समय भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे संडे लाइव इंटरव्यू के लिए गेस्ट भी बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी जो स्थिति है, सबों को पता है कि वो खाना नहीं रोक सकते, पीना नहीं रोक सकते, पढ़ाई नहीं रोक सकते, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं एक अंत में एक छोटी सी बात आपसे मैं बात करना चाहूँगा इस लाइव इंटरव्यू में। हालांकि इस चीज़ की चर्चा और इंटरव्यू में हुई थी दूसरे तरीके से, मैं ऐसे चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि सर हमारे साथ हैं, हमारे अभिभावक के रूप में हैं। अभी जो है कुछ लोग अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, यह सोच के कि कोरोना क्या कर लेगा, हम बाहर ही निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम संक्रमित ही हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपको 500 रुपये दूं, आप अपना एक हाथ हमको दे देंगे काट कर, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों दोगे, नहीं काट सकते। चलिए मैं आपको 5,000 रुपये देता हूं, एक हाथ काट कर आप दे देंगे हमको, आप तैयार नहीं होंगे। चलिए मैं आपको 50,000 देता हूं, क्या आप दोनों हाथ हमको काट के दे देंगे, आप तुरंत कहेंगे क्यों दे दें, 50,000 रुपये के लिए हम दोनों हाथ काट के दे दें। चलिए मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूं, दोनों हाथ दोनों पैर आप दे देंगे हमें। 50 लाख तो बहुत हैवी अमाउंट है, आप कहेंगे क्यों दे देंगे हम, 50 लाख रुपए दे दें और हम विकलांग हो जाएं, अपने जीवन को समाप्त कर लें। चलिए मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं और मैं अपने अनुसार से या टीम अनुसार से आपके शरीर का अंग काट काट के लेगी, आज उंगली आज पैर, आप देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जबकि 1 करोड़ रुपए काफ़ी बहुत बड़ा, काफ़ी हैवी अमाउंट है।
इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि 1 करोड़ देने के बाद मेरा अपना जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे। तो वही सोचिए कि जब करोड़ों रुपए में हम अपना शरीर नहीं दे सकते हैं, तो क्या इस कोरोना बीमारी से हम अपने परिवार का हम एक चिराग हैं, हम एक काम करने वाले हैं, हम घूमने वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, क्या इस कोरोना में हम अपनी जान दे दें? 4 लाख रुपए हमें अनुदान मिलेगा सरकार से, क्या हमारी कीमत 4 लाख रुपए ही है? आइए इस कोरोना से लड़ें और अपने आप को भक्षक नहीं होने दें, रक्षक बनकर रहें। और वैक्सीनेशन जो चल रहा है, जितने लोग भी समाज में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसे समझाएं और बताएं, उन्हें यहां तक कह दें कि अगर आप इस तरह का काम बंद नहीं करेंगे तो मैं पुलिस को इसकी सूचना दूंगा। और मैं भी अपील करता हूं, अगर ऐसे लोग भी लाइव इंटरव्यू देखते हैं जो प्रशासनिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो सरकार तक बात पहुंचाएं कि इस तरह का कानून आए और इस तरह का एक नियम बनाया जाए कि समाज में या गांव शहर में जो गलत अफवाह उड़ा रहा है, कोरोना के नाम पर गलत चीज को वायरल कर रहा है, उन्हें जो है उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि और लोग भी इससे बचे और सभी लोग शिक्षित होकर, समझदार होकर वैक्सीनेशन करवाएं। तो आज के संडे लाइव में बहुत तरह की बातें हुई और हम अब ब्रेक लेते हैं सर, और फिर आपको एक बार हम लेकर आएंगे, कभी एक जरूर आपसे वार्तालाप होगी। और मैं सबों को बताते चलूं कि यह 24वां एपिसोड आज समाप्त हुआ है। अगला सिल्वर जुबली है 25वां, और 25वां जो है कंप्लीट सिल्वर होगा। हम 25वें एपिसोड को, जो हमारा अंतराल शुरू हुआ था, किस तरह हमने इस जर्नी को 25वें सप्ताह तक लेकर आप लोगों के बीच आया, मैं सबों की चर्चा के साथ चलूंगा। और इस सफर का सिल्वर जुबली मनाने के लिए आप भी अगले रविवार को संध्या 4 बजे जरूर जुड़ेंगे। हम जुड़ेंगे एक विशेष अतिथि के साथ, बिल्कुल सिल्वर स्टाइल में आपके साथ, संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू में। कैमरामैन समद के साथ मैं वरुण बाबुल।